नमस्ते बच्चों। अंतिम क्लास में हम 12वीं क्लास की जो बुक है उसका तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे। उस अध्याय के अंतर्गत हमने कुछ चीजें जान ली थी। इसके बाद जो जनसंख्या के निवास के जो क्षेत्र हैं, सघन, विरल, न्यून, इनके बारे में हम बात कर रहे थे। इस मैप तक हमने अध्ययन कर लिया था कि कहाँ कौन सी जनजाति और कितने प्रतिशत के अंदर और कहाँ सघन और कहाँ विरल निवास करती है। इसके बाद हमें देखना था कि जनसंख्या का जो वितरण है उसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। पृथ्वी के स्थल मंडल पर मानव का निवास अति विषम है, समान रूप से नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि कहाँ पर जनसंख्या ज्यादा रहती है। 80% भूभाग के ऊपर 20% जनसंख्या और 20% भूभाग के ऊपर 80% जनसंख्या निवास करती है। तो समान रूप से है नहीं कि सभी जगह समान डिवाइडेशन हो रखा, वैसा तो नहीं है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि महाद्वीपों के बाहर की ओर जो है वहाँ जनसंख्या ज्यादा और केंद्र की ओर जनसंख्या का जो घनत्व है वो कम होता है। उसी प्रकार पृथ्वी के स्थल मंडल पर मानव का जो निवास है अति विषम है, समान रूप से नहीं है। जनसंख्या वितरण में अधिक विषमता का के ही कारण है, लेकिन स्थल पर इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक नहीं, कई सारे हैं, लेकिन फिर भी स्थल मंडल के ऊपर जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं उसके कारण निम्न है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और कारक कौन कौन से हैं? एक तो देखिए विश्वव्यापी कारक। इन विश्वव्यापी कारकों को हम भौतिक कारक भी कह सकते हैं या भौगोलिक भी कह सकते हैं। भौगोलिक कारक। अब इसके अंदर एक तो अवस्थिति, जलवायु दशा, धरातल और समुद्र तल से ऊंचाई। दूसरा आता है प्रादेशिक कारक। भूमि की बनावट हो गई, जल की आपूर्ति हो गई, मिट्टियां हो गई, वनस्पति हो गई, खनिज हो गए और शक्ति संसाधन हो गए। वैसे सामान्य रूप से विश्वव्यापी कारकों को, प्रादेशिक कारकों को हम भौतिक कारक के अंदर सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डिवाइडेशन के रूप में दोनों अलग अलग हैं। सांस्कृतिक कारक, आर्थिक अवस्था हो गई, उन्नति का स्तर हो गया, राजनीतिक स्थिति हो गई, मनोवैज्ञानिकता हो गई, परिवहन हो गया और व्यापार हो गए। जैसे सामयिक कारक के अंदर वातावरण का अनुकूलन, पारस्परिक निर्भरता, धर्म, सामाजिक मान्यताएं और सांस्कृतिक संरचना। अब ये कैसे कैसे हैं देखिए। विश्वव्यापी कारक, अवस्थिति, किसी भी देश की या किसी भी स्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार किस प्रकार से है वो भी वहां पर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है या ये पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। इसके ऊपर उत्तरी गोला और नीचे दक्षिणी गोला। भूमध्य रेखा के ऊपर एक तो तापमान ज्यादा रहेगा, दूसरा वायुदाब कम रहेगा। तापमान ज्यादा है तो यहाँ पर जो समुद्री भाग है वहां पर संघनन होगा, नियमित रूप से वर्षा होगी, तो अति आर्द्र क्षेत्र में आएगा। अति आर्द्र क्षेत्र में आएगा तो यहाँ पर जो वनस्पति है वो भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे, ठीक है। अब सदाबहार वन पाए जाएंगे तो यहाँ पर इन वनों के अंदर वही हमने जो पढ़ा था कि तो तापमान ज्यादा होने के कारण और वर्षा ज्यादा होने के कारण कई सारे वृक्ष होते हैं, वृक्षों की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, नीचे जो है दलदलीय होता है, विषैले जीव जंतु पाए जाते हैं और भी कई सारी जो विषमताएं वो यहाँ पर होती है। यहाँ सब ये होने के कारण तो यहाँ जनसंख्या क्या होती है? कम होती है। दूसरा, उष्णकटिबंध के बाद शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध आता है, तो यहाँ पर जो है तापमान सामान्य होता है, लगभग ना बहुत ज्यादा होता है ना बहुत कम होता है। दिन रात का जो समय है वो भी लगभग बराबर सा होता है। बारिश भी समान रूप से होती है, 200 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर तक जो बारिश होती है वो होती है। तो इस प्रदेशों के अंदर क्या है कि जनसंख्या का जो निवास होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें जो जलवायु उनके विकास के लिए चाहिए वो अनुकूल होती है, वनस्पति भी अच्छी होती है। इसके बाद शीत जो प्रदेश आते हैं, इन शीत प्रदेशों के अंदर क्या अधिक ठंड होती है, बर्फ का जमाव होता है। बर्फ का जमाव होगा, अधिक ठंड होगी तो वनस्पति का यहाँ पर जन्म नहीं होगा, जीव जंतु यहाँ पर पाए नहीं जाएंगे, मनुष्य खाने पीने के लिए कुछ चीजें होगी नहीं, तो यहाँ पर कुछ बस जनजातियां निवास करती है। तो अवस्थिति भी किसी देश की जो है वो क्या करती है, वहां के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। इसके बाद जलवायु की दशा, कि वहां की जलवायु कैसी है, आर्द्र है या नम है
या शुष्क है, उष्ण है, शीतोष्ण है, किसी प्रकार की है, वो भी इसको जो है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। दोस्तों तीसरा हो गया धरातल। वहाँ का धरातल कैसा है, समतल होगा तो जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी, पर्वतीय होगा तो वहाँ पर आसानी से लोग पहुंच नहीं पाते हैं, परिवहन आदि की समस्या होती है, तो जिस क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या जो है कम निवास करती है। दूसरा शक्ति के संसाधन, ऊर्जा के लिए वर्तमान समय के अंदर जितनी भी जो संसाधन चल रहे हैं, जितनी भी औद्योगिक इकाइयां वगैरह चल रही है, तो उनके लिए ऊर्जा महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर ऊर्जा की शक्ति के संसाधन वहाँ नहीं होंगे, खाना वाना पकाने के लिए भी, औद्योगिक इकाइयों को संचालित करने के लिए भी, तो वो जो है समस्याएं बनी रहती है। इसके बाद देखिए प्रादेशिक कारक, भूमि की बनावट कैसी है, वहाँ की जो भूमि है उसमें उच्चावच कितने हैं, और ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। जल की आपूर्ति मुख्य रूप से मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है, उसके अंदर हवा के बाद पानी की मूल रूप से आवश्यकता होती है। उसकी जितनी भी दैनिक क्रियाएं हैं उसमें पानी का उपयोग होता है। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक जितनी भी क्रियाएं करता है, नहाना धोना खाना पीना जो भी है, उन सब के लिए क्या है, जल आवश्यक है। मिट्टी अगर वहाँ की उपजाऊ नहीं होगी, हम पुरानी जितनी बात देखते हैं तो जितनी सभ्यताएं हैं उन सब सभ्यताओं का विकास जो है नदी घाटियों के किनारे हुआ है। क्यों हुआ है, उसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि वहाँ पे जल जो है आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और जल उपलब्ध होने के बाद वहाँ की जो मिट्टियां हैं वो उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का जो है प्रतिशत ज्यादा पाया जाता है अन्य क्षेत्रों के मुकाबले। वनस्पति भी देखो, वनस्पति से भी लोगों को रोजगार मिलता है, तो यहाँ पर भी खनिज पदार्थ तो वर्तमान के अंदर बहुत ज्यादा रोजगार को बढ़ावा देने वाले क्षेत्र है। खनन के माध्यम से ही जितने भी लोहा है इसको वगैरह हो गए, एल्यूमिनियम धातु हो गई, जितने भी जो संसाधन है उसको यहीं से निकाले जाते हैं, और इसमें शक्ति के संसाधनों की आवश्यकता होती है। अगला देखिए सांस्कृतिक कार्य में आर्थिक अवस्था, कि जहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर भी जनसंख्या वितरण का प्रभाव पड़ता है। उन्नति का स्तर, राजनीतिक स्तर, लगभग सभी क्षेत्रों के बारे में अंदर आप जानते हैं। धार्मिक हो गया कि जहाँ पर जिस धर्म के लोग ज्यादा निवास करते हैं, जैसे कोई मंदिर वगैरह हो गया या फिर कोई धार्मिक बड़ा स्थल है, तो वहाँ पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, उसकी अनिवार्य रूप से आसपास रहना पसंद करते हैं। इसके बाद देखिए जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहिए जनसंख्या घनत्व होता क्या है। जनसंख्या की उपलब्धता और उसके चुनाव को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण जो कारक हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले ये आवश्यक है कि घनत्व क्या होता है। एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। मतलब एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, वहां पर जनसंख्या निवास जितनी करती है वो जनसंख्या घनत्व होता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक भौतिक कारक हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है, और आर्थिक कारक हैं। जिस प्रकार भौतिक कारक है तो भौतिक कारक स्थिति हो गई, जल की उपलब्धता हो गई, जलवायु प्रदा। हमने इससे पहले जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक पढ़े थे उसी प्रकार से इनका विस्तृत अध्ययन भी करेंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के अंदर धर्म और संस्कृति आ गई। आर्थिक कार्यक्रम जो कारक हैं उसके अंदर खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण आ गया। सबसे पहले भौतिक कारकों को पढ़ लेते हैं, स्थिति किस प्रकार से जनसंख्या की घनत्व को प्रभावित करती है। जनसंख्या वितरण पर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास करती है। शीत और उष्ण, शीतोष्ण किससे बना है, शीत और उष्ण। जैसे ये ग्लोब, ये भूमध्य रेखा, इसके ऊपर कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद जो आर्कटिक और अंटार्कटिक वर्ग है, इसके बीच का जो क्षेत्र है शीतोष्ण, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड, सूर्य की किरणें भी जो है ज्यादा सीधी भी नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा तिरछी भी नहीं पड़ती, ये सम क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जनसंख्या का जो जमाव होता है वो ज्यादा होता है। मनुष्य समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने की वरीयता देते हैं। समतल मैदान जहाँ पर उबड़ खाबड़ नहीं हो, ज्यादा उच्चावच नहीं हो, ना तो बहुत ज्यादा ऊंचे पर्वत हो, ना ज्यादा गहराई हो, ऐसे स्थानों पर बसने में ज्यादा जो है वरीयता देते हैं। और मंद ढाल, कम ढलान वाले जो पर्वत के ऊपर जगह रहते हैं, तो उनकी जो पर्वत की जो ढलान होती है उसके अंदर ज्यादा लोग निवास करना पसंद करते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर परिवहन के विकास में बाधक होते हैं। इसलिए प्रारंभ से कृषि और औद्योगिक विकास के अनुकूलन नहीं होते, इसलिए इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। जहां पर ज्यादा जो विषमता है धरातल की ज्यादा होती है, तो वहां पर जनसंख्या जो निवास कम करती है। जल की उपलब्धता, लोग उस क्षेत्र में बसा जाते हैं जहाँ जल सुगमता से उपलब्ध हो। यही कारण है कि विश्व की महान नदी घाटी विश्व से सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। और कहते हैं कि रेमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो बिना पानी की उपलब्धता के किसी प्रकार का कोई भी जो विकास है, ना औद्योगिक विकास हो सकता है, ना वनस्पति विकास हो सकता है, ना मानव का विकास हो सकता है। इसलिए जल की उपलब्धता वाले जो क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। इसके बाद जलवायु,
अतिउष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषमता जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। अधिक वर्षा अथवा अधिक विषम जलवायु क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है और भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण ही प्रारंभिक काल से बसे हुए हैं। तो जहां पर ज्यादा वर्षा होती है, देखिए भारत के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर ज्यादा बरसात होती है, जैसे मेघालय मान लो चेरापूंजी वगैरह वाला जो क्षेत्र है, मानसिंह ग्राम में 1200 से 1300 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा वहाँ पर होती है। ऐसे प्रदेशों के अंदर जहाँ नियमित रूप से बारिश हो रही है तो वहाँ एक प्रकार से जहाँ की मिट्टी है वो दलदली प्राय हो जाती है, लोगों का जनजीवन जो है वो प्रभावित होता है। ऐसे क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या का निवास जो है वो कम होता है। मृदाएं उपजाऊ मृदा कृषि से संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं क्योंकि ये मृदाएं कठिन कृषि का आधार बनती है। जहाँ पर नदी और नदियों वाली दोमट जो मिट्टी है वहाँ पर क्या होता है कि जो मृदाएं हैं वो एक प्रकार से अच्छी उपज वाली होती है, वहाँ पर किसी प्रकार की जो कृषि है वो आसानी से की जा सकती है और नदी घाटी के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर जल भी जो है सुगमता से प्राप्त होता है, इसलिए वहाँ पर जो जनसंख्या का बसाव है बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद आर्थिक कारण देखिए, खनिज पदार्थों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं। उद्योगों को आकर्षित मतलब आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करती हैं। खनन जो क्रियाएं हैं, किसी भी जो भौतिक या रासायनिक गुणों से युक्त जो पदार्थ होता है उसे खनिज कहते हैं और उस खनिज पदार्थ को अगर हम धरातल से खोद के निकालते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करती है, इससे अकुशल तथा कुशल कर्मचारी क्षेत्रों में पहुंचते और जनसंख्या का सघन विस्तार देते हैं। उदाहरण अफ्रीका की कटंगा और तंबा पेटी। हम ये भी देख सकते हैं कि राजस्थान में अभी पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए इकाई स्थापित की गई है। अब वहाँ पे जो राजस्थान के पहले के लोग हैं हो सकता है उनमें से कम लोगों को आता हो पेट्रोल का खनन जो है उसका खनन का कार्य, तो बाहर की जो जनसंख्या है वो वहाँ पे आके बसेगी, तो वहाँ अगर रहेगी तो वहाँ इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उन सबके लिए वहाँ पे अलग से उनके आवास जो है वो डेवलप करने पड़ेंगे, चिकित्सा का जो भी व्यवस्था है वो करनी पड़ेगी, शिक्षा की करनी पड़ेगी, बाजार वहाँ पर डेवलप होगा तो वहाँ पे कुशल और दूसरे प्रकार की सर्विस पहुँचेंगे, तो उससे उस क्षेत्र में जो जनसंख्या का प्रभाव है वो ज़्यादा हो जाएगा। नगरीकरण, नगर रोजगार में बेहतर अवसर, शैक्षणिक और चिकित्सक सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नगरीय सुविधाएं तथा नगरीय जीवन आकर्षित लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। हम देख सकते हैं हमारे आसपास के कोई गाँव से भी कि गाँव से लोग जो है शहरों के अंदर जाके अपना आवास बनाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा और अन्य प्रकार की जो उनको आवश्यकताएं होती है, रोजगार वगैरह वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए नगरीकरण भी जो है जनसंख्या के जो सघन क्षेत्र हैं जो जनसंख्या घनत्व है उसको प्रभावित करते हैं। इसके बाद औद्योगिकरण, औद्योगिकरण बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। इससे केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं बल्कि परिवहन, परिचालन, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। उदाहरण जापान का कोबे ओसाका प्रदेश। ऐसे कई जगह भी देख सकते हैं, जैसे राजस्थान के जयपुर के अंदर सीतापुरा के अंदर कोई ज्यादा विकास था नहीं पूर्व में, कुछ सालों की बात करें तो वहाँ पर जो औद्योगिक विकास बढ़ा, तो औद्योगिक विकास के बढ़ने के साथ ही वहाँ पे क्या है कि चिकित्सालय वगैरह खुलने लगे, स्कूलें खुलने लगी, कॉलेज खुलने लगे और जनसंख्या का बसाव इतना ज्यादा हो गया कि वो एक प्रकार से शहर के जैसे ही लगता है। इसके बाद सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य, कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक अशांति के कारण लोग वहां से पलायन कर जाते हैं। देख सकते हैं कि भारत के अंदर जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र था वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित थे उनको वहाँ पर जो है विशेष धर्म के द्वारा उनके ऊपर मारकाट वगैरह की गई, तो वो लोग वहाँ से अपनी जो अशांति है उसके कारण वहाँ से वो छोड़ के शांति प्राप्त करने के लिए उस जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र को छोड़ के आ गए और विभिन्न प्रकार के रेफ्यूजी कैंप्स में उनके अंदर रहने लगे, तो वो भी वहाँ की जनसंख्या घनत्व को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसी के साथ कोई ऐसा क्षेत्र भी हो सकता है जहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक विकास ज्यादा हो, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती है क्योंकि वहाँ पर उनको रोजगार भी मिलते हैं और एक प्रकार से शांत क्षेत्र भी होता है, तो वहाँ पर जनसंख्या का जो प्रतिशत होता है वो भी निरंतर बढ़ता रहता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि सरकार का भी प्रयास रहता है कि विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में लोगों को बचने अथवा भीड़भाड़ वाले स्थानों में चले जाने को प्रोत्साहित करती है। पश्चिम राजस्थान को हम देख सकते हैं कि वहाँ पर एक प्रकार से सीमावर्ती क्षेत्र था और जनसंख्या, जल की उपलब्धता नहीं होने से जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कम था, लेकिन इंदिरा गांधी नहर के विकास के बाद वहाँ पर जो जनसंख्या का बचाव है वो धीरे धीरे होने लगा है और सरकार वहाँ पे सस्ते दामों के अंदर लोगों को जमीन वगैरह उपलब्ध करवा के भी बचने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके बाद का जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।